हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं रोमांटिक कहानी, मोटिवेशनल कहानी। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान महिला हूँ। जो भी मुझे देखता है वह मेरी ओर देखता ही रह जाता है। और मेरा रंग दूध का है। मेरा जिस बिल्कुल कारीगर की तरह सी हुई संगमरमर की मूर्ति है तरह है। मेरी शादी हुए 4 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है और अब वह 11 माह का हो गया है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला लंदन में हो गया था, क्योंकि उसका बिजनेस इंटरनेशनल था। इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 3 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। लंदन जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और 4 माह के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहें, इसलिए मेरे पति ने मेरे नंदोई यानी कि मेरे नंद के पति को हमारे पास रहने के लिए गांव से शहर बुला लिया था। मेरे नंदोई जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 48 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी ननद की मौत 4 साल पहले हो गई थी और पिछले 2 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। नंदोई जी का कारोबार कमांडो से रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फर्टलाई कमांडो के तौर तरीके और तहजीब को अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहते और खेती बाड़ी करते और गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही मजबूत और सुडौल था। इस आयु में भी वह एकदम 35 साल के जवान लगते थे। पति के जाने के बाद पिछले 11 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना पहनावा भी शहर वासियों जैसा था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बेटे की देखभाल में भी मेरा हाथ बटाते थे। मुझे और मेरे पति को बाहर सब करना बहुत पसंद था और अब मेरे पति को लंदन गए हुए लगभग 1 साल हो चुके थे और इन 1 साल में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन परेशान रहती थी, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 8 माह बाद मुझे अचानक ही एक अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली। वह मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की साफ सफाई काम करते हुए नंदोई जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वह गए कहाँ होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा बस उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद नंदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती, यह सब देखकर मेरी नजर में जोर से एक लंबी लंबी सांस निकली। अचानक नंदोई जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज के वहां से भाग गई। इस घटना के 1 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर उन्हें उसको देने के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल नंदोई जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने लगी और सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उसी घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं नंदोई जी के कमरे में लेकर गई और उन्हें देखकर उसे चुप कराने का आग्रह किया। नंदोई जी ने कहा, उसको हाथ में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल ला कर दिया तो उन्होंने
मेरे बेटे के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। मैं उसको उनके पास छोड़कर अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं नंदोई जी की अपनी झलक दिखा दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने कपड़े चेंज करके अपने पीले रंग का नाइटी सूट गाउन पहनना, फिर बेटे को नंदोई जी के कमरे में लेने के लिए गई। नंदोई जी ने मुझे उन कपड़ा में देखा और देखते ही रह गए थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं नंदोई जी से बेटा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, नंदोई जी यह सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर। उन्होंने कहा कि अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहाँ से रहने दो। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैं बेटे को दूध नहीं पिलाया। मैं उठी और नंदोई जी के कमरे में गई तो पाया कि बाबू सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया है, और मैं भी उसके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा और इतने में नंदोई जी ने करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अपने से सुला लिया और वहीं बैठकर नंदोई जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म और हया छोड़कर नंदोई जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद उनकी उंगली हिलने लगी। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और नंदोई जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबरा गई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांसें उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 2 घंटे के बाद मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनके इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई कि तभी नंदोई जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके से हाथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और वहाँ खड़े होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिए तो नंदोई जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। नंदोई जी बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ़ कर देना चाहिए था। नंदोई जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी इशारा नहीं दिया तो मुझे कैसे मनाते? मैं उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था, जिससे यह सब तुम्हारी नंद कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, नंदोई जी तो क्या हो गया? अगर मैं इशारे को आपका समझकर आपकी सेवा करती तो आपका सपना, और अब मेरी सेवा भी करती तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नादान बनती ही बोली। इससे पहले कि कुछ बात बिगड़ जाए, कहे बात ज़्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उनको आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।